एवरीवन एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। आज के इस एक और वीडियो में एज यूजुअल हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि मैग्नेटिक फील्ड का हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर लाया था, जिसमें हमने बेसिक बेसिक चीज़ें स्टडी करी थी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में जैसा हमने पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि हम आगे चल के बायो-सावर्ट्स लॉ के ऊपर लेक्चर लेके आएंगे, और उसके बाद हम आज के इस वीडियो में एक और टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बी वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था इसके बारे में कि ये सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। और जो ये वाला पार्ट है आपका, जो ये थर्ड लेक्चर है, ये इसका एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, तो इसको हम आने लाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चला जाएगा। अगर इस पार्ट को भी इस वीडियो में अगर कवर अप करना चाहूँ तो कम से कम अप्रॉक्स लगा लो 1 घंटा तो चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा मेन गोल रहने वाला है वो ये वाला टॉपिक और ये वाले टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। इस टॉपिक को हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए समझते हैं हम पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है बायो-सावर्ट्स लॉ के ऊपर। तो आइए समझते हैं, ठीक है। चलो पहले हम समझते हैं कि बायो-सावर्ट्स लॉ आखिर क्या होता है, ठीक है। बायो-सावर्ट्स लॉ, देखो पहले इसकी डेफिनेशन, थ्योरी व्योरी सब साइड रखो। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ मेरी एक कहानी को समझो पहले। देखो अगर तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया ना, तब तुम अपनी तरफ से डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो इसमें होता क्या है, देखो बायो-सावर्ट्स का क्या होता है। मान लो मैं ये वायर लेता हूँ, ठीक है। वायर कैसे भी ले सकते हो तुम, ठीक है। उसमें कोई ऐसी, इसको मैं मिटा दूँ, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। स्पेस मिल जाएगा। चलो देखो, अब देखो वायर तुम कैसे भी ले सकते हो। या तो तुम स्ट्रेट लो, या तो तुम वर्टिकल लो, या तो तुम हॉरिजॉन्टल लो, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं अपने हिसाब से समझाने के लिए आपको ऐसे बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो होता क्या है बायो-सावर्ट्स लॉ में कि मान लो जैसे इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई करके कुछ, ठीक है। तो बायो-सावर्ट्स लॉ क्या करता है कि इस वायर से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि मतलब कि जो ये वायर है, हम इस वायर की हेल्प से किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। वो कैसे कि मैं मान लेता हूँ कि जैसे एक छोटा सा पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस वायर का छोटा सा लेंथ एलिमेंट, क्योंकि वायर की लेंथ होती है ना अपनी स्पेशल, वैसे ही मैं यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेता हूँ जिसका नाम है, जिसको मैं डीएल से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। नहीं ठीक है ना, समझ आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको डीएल से, चलो साइड में लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइन खींचनी है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, ठीक। ये डीएल हो गई, इसकी छोटी सी लेंथ एलिमेंट इस वायर की, और इस वायर में करंट भी फ्लो हो रहा है। तो बायो-सावर्ट्स लॉ क्या करता है कि हम इस वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसी पॉइंट के लिए निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। या तो तुम पी पॉइंट इधर कंसीडर करो, या इधर कंसीडर करो, या इधर कंसीडर करो, या इधर कंसीडर करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये है, ये बायो-सावर्ट्स लॉ है, इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, चाहे वो डिस्टेंस इनफाइनाइट हो। अगर इनफाइनाइट होगी तो तब तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड वैसे जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि इफेक्ट ही नहीं रहेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तो मान लेता हूं मैं कि इस पॉइंट पी पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, ठीक है। तो इस छोटे से लेंथ एलिमेंट को मैंने लिया, तो इस छोटे से लेंथ एलिमेंट में करंट भी बहुत छोटा सा अमाउंट का, माइन्यूट अमाउंट का प्रोड्यूस हुआ होगा। तो उस छोटे से करंट की मदद, उस करंट की वजह से इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होने वाला है? छोटा सा रहेगा, डीबी। मेरी बात समझ आ गई? चलो मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार, अच्छा आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो मान लो ये वायर है सिंपल, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो होता क्या है बायो-सावर्ट्स लॉ में कि इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। एज यूजुअल हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी कि एवरी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो उसी स्टेटमेंट के थ्रू मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट फ्लो होने की हेल्प से मैं किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मैंने यहाँ पे फिर छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया, ठीक है, इस वायर में छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया। उस लेंथ एलिमेंट की मदद से मान लेता हूं मैं कि मुझे इस पी पॉइंट पे इससे कुछ आर डिस्टेंस दूर ये डिस्टेंस होगी, मान लेता हूं मैं, ठीक है, ये आर डिस्टेंस दूर होगी इस वायर से इस पॉइंट तक जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इतनी बात समझ आ गई? तो इस पी पॉइंट पे हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? डीवी।
समझ आ गई ना इतनी बात? बिकॉज हमने छोटा लेंथ एलिमेंट लिया, छोटा लेंथ एलिमेंट लिया तो यहाँ पे भी पॉइंट साइज का मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिंपल सी बात है ना? इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक और चीज होगी जो कि होगी थीटा। अब थीटा क्या है भाई? थीटा कहाँ से आ गया? थीटा पता क्या है? थीटा है करंट एलिमेंट, अगेन आई रिपीट, ये जो करंट एलिमेंट, देखो मैं फिर समझा देता हूँ। तो डीएल होता है ना भाई आपका, एक चीज समझाता हूँ मैं इस बीच से। तो डीएल होता है ना भाई आपका, इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है लेंथ एलिमेंट, ठीक है? अगर किसी के साथ जुड़ता है तो इसको लेंथ एलिमेंट बोला जाता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं। अगर इसके साथ आइडियल आ जाए, अगर इसके साथ आई और डीएल साथ में लिखे, मतलब आई डॉट डीएल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा करंट एलिमेंट। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई? ये इसको क्या बोला जाता है? आई डीएल को साथ में करंट एलिमेंट बोला जाता है, और डीएल को सिंपल लेंथ एलिमेंट या छोटी सी लेंथ बोला जाता है, सिंपल। इसके साथ करंट जुड़ गया, करंट एलिमेंट। अगर मैं इसके साथ लेंथ जोड़ दूं, लेंथ एलिमेंट, ठीक है? ये इतनी सी बात को ध्यान में रखना भाई, ठीक है? छोटी बात है पर बाद में बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी यहीं पे, ठीक है? इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं अभी आगे लिखूंगा, टेंशन लो। हाँ, तो अब हम कहाँ पे थे? तो इतना समझ आ गया? तो देखो भाई, थीटा क्या है? इस करंट एलिमेंट और इस डिस्टेंस के बीच का एंगल। मैंने क्या बोला कि इस वायर में जो करंट और जो ये लेंथ एलिमेंट हमने ली, इसके, इन दोनों के और इस डिस्टेंस के बीच का एंगल, मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे वायर, मेरा हाथ है, वायर है, ठीक है? और ये डिस्टेंस ऐसा कुछ है, मतलब इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है और हमने एक छोटा लेंथ एलिमेंट भी लिया है और ये कुछ डिस्टेंस है ऐसे, और उसके बीच में जो ये एंगल है, ये वाला, ये एंगल ऐसी इसी तरीके से कुछ बात हो रही है, ठीक है? ये एंगल है इसके बीच का, ठीक है? इन दोनों वायर का और इस पॉइंट पी से इस डिस्टेंस के बीच का एंगल, सिंपल। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे यार? डिफाइन करने के लिए देखो, अब मैं यहाँ पे ना डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन तुम्हें खुद समझ आ जाएगी, वैसे मैं लिखाऊंगा पर तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी कि किस तरीके से बनानी होती है। अब देखो, अब क्या होगा? देखो, अब मैं एक बात लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, देखो, dv एट पॉइंट बी, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, ठीक है? तो पहली बात क्या, जो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी की वजह से, जो पॉइंट पी पे लगेगा, वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? वो चीज हम समझते हैं पहले। देखो, पहली चीज तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अब जैसे यार मैंने बताया था कि वायर में जितना ज्यादा करंट होगा, अगेन आई रिपीट, जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मेरे भाई इसका यहाँ पे इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है, ठीक है? इतनी बात समझ आई? दूसरी चीज, अब अगर मैं इस लेंथ एलिमेंट को बढ़ाता जाऊंगा, यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना? कि इस करंट और लेंथ एलिमेंट को अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा ना, वही चीज है। तो यहाँ पे डीएल की वजह से भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और एक और चीज क्या? अभी मैंने बोला कि एंगल पे भी डिपेंड करता है, तो एंगल कौन सा आने वाला है? साइन थीटा, है ना? साइन थीटा भी आएगा। ये साइन थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है? इस करंट एलिमेंट और रेडियस के बीच का एंगल। और एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या? डिस्टेंस पे। हाँ, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। देखो, मैं इसको ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकता था, ये मैंने बस सीधे कंबाइन करके लिखा। पता कैसे? देखो, यहाँ पे आई होप सबको विजिबल हो रहा होगा, इधर मैं देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है, ओके, हाँ दिख रहा है। जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा था ऐसे। और जो फिर करंट जो एलिमेंट है पॉइंट पी, वो साइन थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है? इक्वेशन 2। और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्स है डिस्टेंस के, इक्वेशन 3। तो हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन इक्वेशन 1 + 2 + 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो यहाँ पे आती है, ठीक है? ये आ गई इक्वेशन, ठीक है? अभी भी पूरा फॉर्मूला नहीं बनाया, अभी इसमें एक और चीज मिसिंग है। तो इतनी बात समझ आ गई ना कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है? ये दो तो समझ आ गए, होंगे होप सो। अब डिस्टेंस का देखो, अब यार एक बात बताओ, ये वायर है, अब मैं अगर यहाँ से इसको डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा, मान ले तो मेरे को यहाँ पे चाहिए कहीं, ठीक है? ये पी पॉइंट पे इन्फिनिटी है, ये कहीं पॉइंट दूर है, ठीक है? तो अब यार एक बात बताओ, खुद ही तुम सोचो, लॉजिकली सोचो, ठीक है?
इसमें ज़्यादा ऐसे रट्टा मत लगाओ, लॉजिकली सोचो कि यार मैं अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात करूँगा तुमसे, तो तुम्हें लगता है कि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ तक होगी? सोचो, इन्फिनिटी तक होगी? ऑब्वियस सी बात है यार, तुम बोलोगे नहीं सर जीरो हो जाएगा। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, क्योंकि इन्वर्स है ना कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, सिंपल सी बात है। इस तरीके से भी इसे समझा जा सकता है, ये मैंने आपको और अच्छे से समझाने के लिए बता दी ये चीज़ें, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो यार, अब हमने सब चीज़ों को कंबाइन कर दिया, तो अब इसमें एक और चीज़ हम जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक चीज़ का यूज़ करते हैं, वो क्या अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको के क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आता है फॉर्मूला। चलो आर स्क्वायर ये वाला लेते हैं, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, देखो ये वाला मान लेना, ये लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर भी रेडियस ये लिया ना स्मॉल आर। तो ये आ गया तुम्हारा किसका? कंप्लीट बायो-सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूँ आपको, आप इतना पार्ट ही पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ, या इसको पहले साइड में लिख लो। जैसे आप डेफिनेशन लिखोगे पहले इसको स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करने के बाद ये चीज़ लिख देना एक एक करके ऐसे, ठीक है। ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद फिर नोट कर लेना, ठीक है। तो अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूँ। होप सो कई बच्चों को समझ आ गई होगी कि डेफिनेशन क्या ही बन सकती है इसकी, है ना। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूँ? चलो ठीक है भाई, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं साइड में बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में स्पेस ले रहा है वो, मैं तब साइड में बनाऊंगा उसे साइड में, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, अब हम इसको साइड में बनाते हैं इस डायग्राम को, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन के हिसाब से चले, इसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। जैसा जैसा मैंने आपको समझाया उसी हिसाब से डेफिनेशन भी आपकी बनेगी। ऐसे यहाँ पे पी पॉइंट पे डी बी, ये आर, ये थीटा और ये डी एल, ठीक है। कुछ भी डिफरेंट नहीं रहने वाला। तो क्या होगा, हमें यहाँ पे से डेफिनेशन लिखनी स्टार्ट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स law, according to बायो-सावर्ट्स law, this law states that the स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को ना मेरे भाई मैं इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ताकि थोड़ा सा वो हो जाए, स्पेस ना भरे ज़्यादा जल्दी, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ थोड़ा बीच में, ठीक है। बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, कंफ्यूज मत होना। देखो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to the करंट एलिमेंट। आइडियल साथ में डीएल के साथ आई जुड़ गया, मतलब करंट एलिमेंट, एंड इनवर्सली proportional to the square of their distance between them, and also proportional to the sine of angle थीटा। ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो ये आ गए भाई तुम्हारी कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ दिस बायो-सावर्ट्स लॉ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको विजिबल है क्या ये सारी चीज़ें? हाँ ठीक है, ओके गुड। तो देखो डेफिनेशन में भी वही चीज़ बताई गई है जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस वायर एट एनी पॉइंट। ये मैंने बस कंसीडरेशन के लिए लिया है पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं पे रखो, तुम कहीं पे भी कर सकते हो यार, चाहे यहाँ पे निकालो यहाँ पे निकालो, ये मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए हम
इसका यूज करते हैं इस लॉ का, सीधी सीधी बात है भाई। तो इसके बाद क्या है, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट। ठीक है, ये मेन बात है। करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन दोनों को मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा हुआ मिलेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये वाले डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, जितना ज़्यादा एंगल बढ़ता जाएगा उस हिसाब से इसकी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू चेंज होती जाएगी। वो कैसे, मैं भी समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये आप इतना नोट कर लो। ठीक है, कहीं पे समझ ना आए तो मुझे पूछना। हाँ ऐसा तो ठीक है, समझ तो आ रहा है। ठीक है, ओके। तो चलो यार, अब मैं इस पार्ट को मिटाने जा रहा हूँ। और ऐसे देखो यार, ये ऐसी कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली कुछ नहीं है। देखो, अगर तुमने ये समझ लिया ना भाई, मैं बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुमने ये बायो-सावर्ट्स लॉ को इस ढंग से समझा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो तुम्हारे लिए ये लिखना कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो। मैंने ऐसे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया, हाई फाई इंग्लिश नहीं लगाई, बस जो जो मेन बातें थी वो लिखी कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए होता है, और जो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है वो चीज़ लिखनी है, जो कि है प्रोपोर्शनल टू दिस करंट एलिमेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। सिंपल, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेफिनेशन तुम्हारे सामने। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। चलो मैं इसको अब मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। चलो ठीक है भाई, आई होप सो आपको जो इतनी छोटी छोटी मोटी बातें हैं ये बायो-सावर्ट्स लॉ की, ये समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कुछ और। एक बार मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना, इस डेफिनेशन के बाद वो फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, तो डी भी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। डी बी इज डायरेक्टली एट पॉइंट पी ना, एट पॉइंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं सब कुछ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इस तरीके से तो होगा क्या, अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूंगा, कंबाइन। ठीक है, ये मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इस तरीके से लिखोगे तुम एग्जाम में। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में मत लिख के आना, मार्क्स नहीं मिलेंगे तब। कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, डी बी एट पॉइंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। चलो स्मॉल आर है ना, ठीक है। चलो, तो ऐसे आ गया। तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक सिंबल इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो क्या, ठीक है। अभी मैं इनके नाम भी लिखूंगा, ऐसे टेंशन मत लेना। ठीक है, के का भी समझाऊंगा कि के क्या होता है, के क्या होता है। ठीक है, के का क्या रोल है इसमें वो भी समझाऊंगा डिटेल में, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं साइड हो जाता हूँ। ओहो, पेन गिर गया, सॉरी। हाँ, तो अभी मैं कहाँ था, देखो आई होप सबने इतना जो पार्ट है ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन फॉर इस के की के क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो चलो भाई, अब मैं इतना इसको मिटा देता हूँ। चलो भाई ठीक है, अब हम इसकी कुछ बेसिक बात समझते हैं कि वो के क्या होता है और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारे पास, ये एट पॉइंट बी के आइडियल बाई आर स्क्वायर साइन ऑफ एंगल थीटा, है ना। इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ। ठीक है, ऐसे तरीके से कुछ, ठीक, ये आ गया फॉर्मूला। तो इसमें जो नाम है मैं साइड में लिख देता हूँ सबके। जो के होता है ना, के, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये होता है परमिएबिलिटी कांस्टेंट। क्या होता है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे यार देखो, जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाया था मैंने आपको कि जो के की वैल्यू होती है उसका मतलब क्या होता है, परमिटिविटी, है ना, उसकी एक सेपरेट वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखो इसको भी समझो, म्यू नॉट बाई 4 पाई होती है। जो के की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो ये होती है। अगर इसको और अच्छे से हम खोलना चाहें तो कैसे, जो म्यू नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 4 पाई, ये होती है परमिएबिलिटी एक तरह से, इसको ही परमिएबिलिटी बोला जाता है। इसको आई एम सॉरी, के को नहीं बोला जाता है, ठीक है, म्यू नॉट को बोला जाता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परमिएबिलिटी कांस्टेंट या परमिएबिलिटी ड्यू टू फ्री स्पेस लिख लो। ठीक है, कांस्टेंट या परमिएबिलिटी ड्यू टू फ्री स्पेस। ठीक है, ड्यू टू फ्री स्पेस, सिंपल। और जो ये
म्यू नॉट होता है, इसको परमेबिलिटी बोला जाता है, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है परमिटिविटी ड्यू टू फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस में हम इसे यूज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के केसेस में हम इसे यूज करते हैं, सिंपल। तो इफ म्यू नॉट की वैल्यू ये होती है तो रख दो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷/4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और 10⁻⁻⁷ के की, ये है के की एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, ये के की एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये वाली, ठीक है ना। ये कहानी है भाई सीधी सीधी, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा दूँ, चलो नोट करो, अब नोट करो, ठीक है, मिटा देता हूँ अब। चलो चलो अब हम कुछ आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। और जो आइडियल होता है इसको क्या बोला जाता है, आइडियल होता है इसे क्या बोला जाता है, करंट एलिमेंट, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको साइड में ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक, करंट एलिमेंट, ठीक। और जो के होता है इसकी वैल्यू होती है, ये भी लिख के दे देता हूँ, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷/4 पाई इन क्रॉस, ये हो गया कैंसिल, 10⁻⁻⁷, ठीक है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया। और जो आर स्क्वायर होता है डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस आर स्क्वायर या आर ले लो, डिस्टेंस बिटवीन आइडियल एंड रेडियस, ठीक है, रेडियस आर, या आर से, इसको आर से रिप्रेजेंट करो जैसे तुम्हारी मर्जी, कुछ भी ले सकते हो तुम। आर की जगह तुम या तो कैपिटल आर ले लो या स्मॉल आर ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला एज इट इज़ वैसे रहने वाला है, ठीक है। और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा को भी समझना पड़ेगा। इट इज़ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड रेडियस, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। देखो ये सारी छोटी मोटी बातें हैं जो मैंने लिख के दे दिया आपको, ठीक है ना। तो मैं अब एक काम करता हूँ, अभी सारे पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। अब हम आगे इससे एक छोटी सी बात करते हैं आपके साथ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में, ठीक है। अब देखो, अब ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या समझेंगे, क्लास 10th में भी तुमने वैसे पढ़ा होगा, ये मतलब ये नहीं सुना तुमने कि राइट हैंड थंब रूल है ना, उसी चीज़ की बात करने वाले हैं बस यहाँ पे हम, ताकि वो